बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। रोज मैं आपको सुनाता हूँ एक काल्पनिक इमेजिनरी शहर, याद शहर की कहानियां। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उमेश पंत की लिखी कहानी स्ट्रेंजर्स क्लब। मेज के ऊपर संतरे के छिलके आज फिर वैसे ही पड़े हुए थे। सोफे के कोने पे कंबल बेतरतीब फैला था और दूसरे कोने पे अंग्रेजी का अखबार बिखरा पड़ा था। रात को ऑर्डर किए हुए बर्गर के रैपर्स जमीन से उठाती हुई सलोनी की नजरों को ये सुबह एक बार फिर मुंह चिढ़ा रही थी। वो बड़बड़ाए जा रही थी, मेरी जिम्मेदारी है सब, घर का खाना मत खाओ, रोज बाहर से मंगाओ और फेंक दो ऐसे जैसे इनकी नौकर हूं मैं। सलोनी की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मैं भी नौकरी करती हूं, मैं भी पैसा कमाती हूं, घर बाहर सारी जिम्मेदारी मेरी, और ये बने रहेंगे अय्याश। बासी से दिखाई दे रहे उस ताजे न्यूज़पेपर को सलोनी ने पटक के पास में ही रखे डस्टबिन पे दे मारा। ऐसा करने से प्लास्टिक के उस डस्टबिन के ठीक बगल में रखे स्टूल पे रखा एनिवर्सरी का मयंक का गिफ्ट किया शीशे का वो नाजुक गुलदस्ता जमीन पे गिर के टुकड़ा टुकड़ा हो गया। फर्श पे बिखरे हुए शीशे के उन टुकड़ों में जैसे अपने और मयंक के रिश्तों की बिखराहट को देख रही थी सलोनी। गालों से गुजर के एक आंसू कांच के टुकड़े पे गिर गया था। वेल डन, दिन बना दिया तुमने मिसेस जोशी। अपने पीछे से आई मयंक की आवाज बहुत कर्कश लगी थी सलोनी को। और तुमने तो जैसे जिंदगी बना दी ना मेरी। मयंक की ओर एक पल तिरछी निगाहों से देख के हाथ में झाड़ू लिए सलोनी बाथरूम की ओर चली गई। मयंक की तेज तेज आवाजों को अनसुना कर पीछे मुड़ के एक और बार देखा तो एक पल को समझ नहीं आया सलोनी को कि वो क्या वजह थी कि उसको इस 5 फीट 7 इंच के घुंघराले बालों वाले लड़के से प्यार हो गया था। उस प्यार हो जाने की घटना के पीछे की सारी वजहें जैसे बेमायने लगने लगी थी। अब बाथरूम में हाथ धोने के लिए हैंड वॉश निकालते हुए देखा तो शीशे के कुछ टुकड़े हथेली में रह गए थे। हथेली के इस जख्म के बहाने दिल के जख्मों के लिए फपक फपक के रो पड़ी सलोनी। मयंक को भी जैसे सुबह घुटन भरी लगने लगी थी। सलोनी के बाथरूम से बाहर आते ही अपना तौलिया लेके वो नहाने चल दिया। टेबल पे नाश्ते के लिए रखा वो टोस्ट मयंक को आज कुछ ज्यादा ही रूखा लग रहा था। आधा टुकड़ा खा के उसने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। सलोनी आज नाश्ते की टेबल पे साथ नहीं बैठी थी। अपने ही कमरे में वो तैयार हुई, फिर अधूरे मन से नाश्ता किया। मयंक से बिना कुछ बोले उसने घर की एक चाबी डाइनिंग टेबल पे पटकी और उससे नजरें मिलाए बिना वो ऑफिस के लिए निकल गई। मयंक अपने ही घर में अजनबी सा बैठा रह गया था। मन तो कर रहा था कि सलोनी पे चीखे और वापस बुला के उससे कहे ऐसे अब और नहीं रहा जा सकता है, पर अजनबी कहां एक दूसरे को अपने दिल की बात बता पाते हैं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अभी तक आपने सुना कि मयंक और सलोनी के रिश्तों के बीच में आई एक दरार गहराती जा रही थी। अब आगे। ऑफिस के बाहर पहुंचते ही सलोनी ने गाड़ी रोकी। फ्रंट मिरर में चेहरा देखा, आंखों के नीचे पसीने के साथ बह आए काजल को ठीक किया, होठों की लकीरों पे लिपस्टिक को गाढ़ा किया और फिर आईने में देख के मुस्कुराने की एक नाकाम कोशिश की। चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट का नकाब ओढ़े सलोनी जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरने लगी, उसका फोन बजा। एक अननोन अनजाना नंबर था ये। गाड़ी का दरवाजा बंद करके सलोनी ने रिमोट से गाड़ी लॉक की, फोन उठाया और ऑफिस की तरफ चलते हुए बात करने लगी। हेलो, तो आज फिर लड़ाई हुई है? दूसरी तरफ से आई एक आदमी की इस अजनबी आवाज को सुनकर सलोनी के कदम अपनी जगह पर रुक गए। क्या मतलब है तुम्हारा? हुआ यू? सलोनी ने चौंकते हुए पूछा। यूं ही लड़ते रहोगे? इस अजनबी ने दूसरा सवाल किया। सलोनी झल्ला चुकी थी अब तक। देखो तुम जो भी हो, माइंड योर ओन बिजनेस, समझ आया तुम्हें? कह के सलोनी ने गुस्से में फोन काट दिया। फोन के कटते ही दोबारा घंटी बजी। फिर एक अजनबी नंबर स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहा था। इस बार फोन उठाते हुए कुछ डर भी लग रहा था सलोनी को। हेलो, तुम जो भी हो, अगली बार से अगर फोन किया ना तो देख लेना
हेलो सलोनी, व्हाट्स रॉन्ग? मैं बोल रही हूँ, रिया। ओ रिया, सॉरी यार, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, रियली सॉरी। अपनी दोस्त और कलीग को दूसरी ओर फोन पे पाकर सलोनी खिसिया के रह गई। इट्स ओके, ये बताने के लिए फोन किया था कि जीएम का ऑर्डर आया है, अभी फंड नहीं मिल पाएगा, शायद 2-3 महीने लग जाएं। और हाँ, ये मेरा नया नंबर है, सेव कर लेना। फोन पे आ रही है आवाज जैसे अचानक फेड आउट हो गई हो। आंखों के पर्दे के आगे कुछ और चलने लगा था अब। मयंक माथुर यानी एम स्क्वायर, यही कहते थे सलोनी की मार्केटिंग टीम वाले उसको, एम स्क्वायर। चर्चे थे उसके पूरे ऑफिस में, मरती थी ऑफिस की सारी लड़कियां उस पे। एम स्क्वायर से एक बार फोन पे बात हो जाती तो उनको सपना लगता था ये, और उस सपने पे यकीन नहीं हो पाता था। सलोनी ने तब तक तस्वीर ही देखी थी उसको तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया था उसमें कि लोग इतना पागल हो जाए मयंक की खातिर। औसत कद, औसत नाक नक्श, बस बाल ही घुंघराले हैं, बाकी और क्या है इसमें। एक बार जब फेसबुक पे फोटो देखते हुए सलोनी ने अपनी दोस्त रिया से पूछा था तो उसने जवाब दिया था, यार एक बार मिल ले तू, बस सब समझ आ जाएगा। और फिर अपनी कॉफी खत्म करके उठते हुए मुस्कुरा के कहा था उसने, लकी हुई तो ही मिल पाएगी, लक माय फुट। बड़बड़ा दी थी सलोनी। हेलो 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 सलोनी, आर यू देयर? अचानक याद आया सलोनी को कि वो तो फोन पे बात कर रही थी। चलते हुए बेख्याली में ऑफिस के बेसमेंट की तरफ चली आई थी वो। या आई एम लिसनिंग। रिया एक कलीग ही नहीं, दोस्त भी थी। सलोनी की इस बेख्याली पे परेशान होते हुए बोली, यार आई थिंक यू नीड टू रेस्ट, मैं तुझसे बात करती हूँ। शाम का टाइम फिक्स करके रिया ने फोन काट दिया। सलोनी के सर में तेज दर्द होने लगा था कि तभी उसके फोन पे फिर एक घंटी बजी। फिर एक अजनबी नंबर फोन के स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहा था। बेसमेंट की लिफ्ट पर पहुंचने के बाद सलोनी ने लिफ्ट में चढ़ने से पहले फोन उठाया। हेलो, उसने डरते हुए कहा। तुम्हारी दोस्त रिया ठीक कह रही सलोनी, यू नीड टू रेस्ट। एक भारी सधी सी आवाज थी ये। उसको सुन के सलोनी के रोंगटे खड़े हो गए। कौन हो सकता है यह आदमी? जरूर जान पहचान का होगा, पर जान पहचान का कोई भी आदमी रिया और मेरी अभी अभी हुई बातचीत के बारे में कैसे जान सकता है? सलोनी की आवाज अब कांपने लगी थी। हो कौन तुम और क्या चाहते हो? तुम मुझे नहीं जानती, बल्कि मुझे कोई नहीं जानता। मैं एक स्ट्रेंजर हूं। स्ट्रेंजर? क्या मजाक कर रहे हो? स्ट्रेंजर हो तो रिया को कैसे जानते हो? रिया को ही नहीं जानता, मैं तो मयंक को भी जानता हूं। पर न मयंक मुझको जानता है और न तुम। मैंने कहा ना, मैं स्ट्रेंजर हूं। फिर कुछ देर दोनों ओर एक सन्नाटा रहा। इनफैक्ट मेरी तरह धीरे धीरे अब तुम और मयंक एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हो रहे हो, है ना? अंदर से डरी हुई सलोनी ने अपनी आवाज में गुस्सा लाते हुए कहा, देखो मिस्टर स्ट्रेंजर, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। अगर मुझको और परेशान करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम परेशान हो इसीलिए तो फोन कर रहा हूं। मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूं। उसके लिए तुमको बस एक काम करना होगा। तुम क्या भगवान हो जो मेरी परेशानी दूर कर दोगे? देखो, परेशानियों के हल कभी सुपरनैचुरल नहीं होते, उस आवाज ने कहा। उनको हल करने के लिए भगवान होने की जरूरत नहीं है। कौन हो सकता है ये? कोई स्टॉकर तो नहीं? गुंडा मवाली होगा कोई, सलोनी ने सोचा। मतलब क्या तुम्हारा? देखो, मुझको किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। मदद? ईगो हर्ट होता है ना ये शब्द सुनने में। क्या करोगी इतना ईगो पाल के? अरे मैं ईगो पालूं या कुछ और? Who the hell are you to comment on it? सलोनी का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर से एक व्यंग भरी हंसी के साथ जवाब आया, मैंने कहा ना, मैं एक स्ट्रेंजर हूं, जैसे तुम और मयंक। सलोनी ने एक बार फिर झुंझला के फोन काट दिया। लिफ्ट सामने थी, तभी स्क्रीन पे मयंक का नंबर ब्लिंक करने लगा। लिफ्ट का दरवाजा खुला। लिफ्ट में घुसते ही फोन का सिग्नल गायब हो चुका था। लिफ्ट से निकलने के बाद उसने एक बार फिर कॉल बैक करने की सोची, लेकिन फिर सोचा जरूरी हुआ तो मयंक फिर फोन कर लेगा। दिन भर ऑफिस में फोन पे क्लाइंट से जूझती रही सलोनी। मीटिंग्स का ऐसा जाल था जिससे बाहर निकलना मुमकिन नहीं हो पा रहा था उसके लिए। शाम को ऑफिस से लौट ही रही थी कि फिर एक अननोन नंबर उसके फोन पे ब्लिंक हुआ। फोन उठाया तो एक सन्नाटे के बाद किसी ने बोलना शुरू कर दिया। वही भारी आवाज थी।
कल ऑफिस के ठीक बाद शाम 5:30 बजे जब तुम अपनी बेटी किटी को मिलने उसके नानी के घर जाती हो, उसके बाद तुमको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में एक एड्रेस होगा। अगर तुम सच में चाहती हो तुम्हारी खुशियां तुमको वापस मिल जाए तो उस मैसेज को इग्नोर मत करना। बट मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? हो कौन तुम? दूसरी ओर से पीप पीप की आवाज आ रही थी। फोन कट चुका था। व्हाट द हेल? सलोनी बड़बड़ाने के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। किसी दूसरे की बात पे वो कैसे भरोसा कर सकती थी, वो भी एक अजनबी? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अभी तक आपने सुना रिया उस अजनबी के बारे में सोच के हैरान थी जो उसको बार बार फोन कर रहा था। आज एक बार फिर उसने फोन किया और बताया कि वो उससे मिलना चाहता है, कल शाम 5:30 बजे। अब आगे। शाम को ऑफिस से छूटने के ठीक बाद सलोनी कार में बैठी रही थी कि शीशे पे किसी ने जोर जोर से खटखट की। सलोनी ने दाएं मुड़ के देखा, बाहर रिया खड़ी थी। खिड़की के शीशे को नीचे किया। रिया एक टक उसको देखे जा रही थी। व्हाट्स रॉन्ग सलोनी? तुमने तो आजकल बात तक करना छोड़ दिया है। नहीं, आर यू मैड? ऐसा कुछ नहीं है, सलोनी ने चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। पर मुस्कुराने जैसी चीजों में झूठ बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। रिया गाड़ी की दूसरी तरफ आई और दरवाजा खोल के बगल वाली सीट में बैठ गई। मैंने कहा था ना आज शाम हम कॉफी पे मिलेंगे। हाँ यार, बट थोड़ा जरूरी काम आ गया है। ऐसा क्या है सलोनी जो इन दिनों सबसे ज्यादा जरूरी हो गया? बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा जरूरी? रिया अपनी दोस्त के लिए सच में उदास लग रही थी। सलोनी की गहरी काली आंखें इतनी थकी हुई पहले कभी नहीं लगी थी उसको। चल 10 मिनट ही सही, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, रिया ने कहा। कैफेटेरिया? सलोनी ने बस एक शब्द में अपना सवाल पूरा कर लिया। कुछ ही देर में दोनों कैफेटेरिया में बैठे थे। कॉफी आ चुकी थी। अनमने ढंग से कॉफी के घूंट पीती हुई सलोनी को देख के रिया ने उसकी हथेली पकड़ी और प्यार से पूछा, तेरे और मयंक के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा ना इन दिनों? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सलोनी ने झेपते हुए कहा। आई नो ऐसा कुछ नहीं है, तभी तो पिछले 1 महीने से शाम को 2 घंटे बाद ऑफिस से निकलती है, सुबह आधे घंटे पहले ऑफिस में धरना दे देती है। न कोई छुट्टी का प्लान, न वेकेशन लीव। तुझको याद है लास्ट टाइम कब किटी को शॉपिंग पे लेके गई थी? वो बच्ची है यार तेरी। तुम दोनों पति पत्नी लड़ते रहो और भुगते तुम्हारी बच्ची। सब सुन रही थी सलोनी। उसकी आंखों में पानी की हल्की सी परत उभर आई थी। मेज पर पड़े टिश्यू पेपर से सलोनी ने अपनी आंखें पोंछी ही थी कि उसकी आंखें फिर डबडबा आईं। आंसुओं से तर टिश्यू पेपर का वो टुकड़ा टेबल पे एक और पड़ा रह गया। रिया ने ढाढ़स बनाते हुए कहा, इट्स ओके सलोनी। देखो, मैं तुमको और मयंक दोनों को अच्छे से जानती हूं। दोनों एक नंबर के जिद्दी हो। जिद अच्छी होती है सलोनी, पर ऐसी भी क्या जिद के रिश्ते ताक पे आ जाएं। छोड़ो यार, मुझको बात नहीं करनी इस बारे में। आई नो कि अब कोई सोल्यूशन नहीं है। कभी कभी कितनी मूडी, कितनी झक्की हो जाती है सलोनी। रिया को तो सब पता था। अभी कोई फायदा नहीं था उसको समझाने का। अच्छा, कल मूवी देखने चलोगी? उसने बात बदलते हुए पूछा। सलोनी ने हाँ या ना में जवाब दिए बिना मोबाइल की ओर देखा। ओह नो, किटी के पास जाना है मुझको। चल मैं जा रही हूं, बाय, कह के सलोनी उठी और बिना पीछे मुड़े चल दी। ऐसा पहली बार किया था सलोनी ने। रिया को इस तरह इग्नोर करके ऐसे पहली बार गई थी वो। अपनी दोस्त को इतना रूखा, इतना टूटा हुआ, इतना बदहवास नहीं देख सकती थी रिया। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, सोच लिया था उसने। उधर मयंक ऑफिस से घर लौट रहा था कि एक बार फिर उसका फोन बजा। हेलो, हु द हेल आर यू? एक बार फिर उसी अजनबी आवाज को सुन के मयंक बुरी तरह झल्ला गया था। पिछले 2 दिनों में कोई था जो उसको लगातार फोन कर रहा था। कोई अजनबी जो बार बार अपना एक ही नाम बता रहा था, स्ट्रेंजर। मैंने कहा था ना, मैं एक स्ट्रेंजर हूं, जैसे तुम और सलोनी। दूसरी ओर से वही सधी सी आवाज थी। देखो मिस्टर स्ट्रेंजर, अब मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं, बहुत हो गया। लिमिट होती है यार। मेरी अपनी रिलेशनशिप है, वो अच्छी चले या बुरी तुमको क्या फर्क पड़ता है?
मयंक का पारा बुरी तरह चढ़ चुका था। देखो, बाकी सब तुम्हारी मर्जी है, बस एक बार कल ऑफिस से छूटते ही ठीक शाम के 6:30 बजे तुमको एक मैसेज आएगा। मैसेज में जो पता लिखा होगा तुम उस पते पे पहुंच जाना। मैं कहीं नहीं पहुंच रहा हूं, सुन रहे हो ना तुम? सलोनी की भलाई चाहते हो तो पहुंचना तो तुमको होगा। कह के एक हल्की सी हंसी फोन में गूंजी। हेलो हेलो, यही कहता रह गया मयंक, लेकिन आगे से दूसरी कोई आवाज नहीं आई। पीप 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 की आवाज के साथ फोन कट चुका था। मयंक ने कॉल बैक करने की कोशिश की, पर फोन में कंप्यूटर पे एक लड़की की आवाज आ रही थी। द नंबर यूर डायलिंग इज स्विच्ड ऑफ। मयंक कुछ देर कार की अपनी सीट पे बैठा रहा, फिर फोन को डैशबोर्ड पे पटका और सीट बेल्ट लगा के गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ चला आया। रास्ते भर मयंक सोचता रहा कि आखिर ये डफर स्ट्रेंजर हो कौन सकता है, पर इस आवाज की कोई जानी पहचानी शक्ल उसके दिमाग में आई नहीं। मयंक घर पहुंचा तो सलोनी ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठी अपने लैपटॉप में उलझी हुई थी। उसको देख के भी अनदेखा कर दिया था सलोनी ने। मयंक चुपचाप अपने कमरे में गया और कुछ देर बाद सो गया। अगले दिन शाम के 6 बज रहे थे। सलोनी अपनी गाड़ी चला रही थी। शहर के शोर शराबे से दूर एक हरा भरा इलाका था ये। दूर पेड़ों के दूसरे छोर पे गुलाबी होता सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। बाहर दूर एक नदी बह रही थी। कार के बाहर का मौसम देख के सलोनी ने एसी बंद कर दिया और कार की खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। बाहर से आई ठंडी हवा का एक झोंका उसको राहत दे गया। सलोनी आज पहली बार इस इलाके में आई थी। उसके लिए अजनबी था ये इलाका, उसी आदमी की तरह जिसने उसको यहां बुलाया था। एक अजनबी के कहने पे यहां शायद कभी नहीं आती सलोनी, पर उस अनजान आदमी की उस एक बात ने न जाने क्यों उसको यहां आने पे मजबूर कर दिया था। देखो, तुम आओ ना आओ ये तुम्हारी मर्जी है, पर यह हो सकता है कि तुम्हारे यहां आने से तुम्हारे रिश्ते को बचाने का एक आखिरी मौका तुमको मिल जाए। तो क्या वो अब भी चाहती है कि उसका और मयंक का रिश्ता बचा रहे? क्या अब भी कोई उम्मीद बाकी है? ये सोचते ही एक अजीब सी सिहरन सलोनी ने अपने शरीर में महसूस की। एक डर, एक आखिरी सांस लेता भरोसा, जैसे जानबूझ के कहीं डूब रही हो वो, ये भूल के कि तैरना आता है उसको। उस अजनबी के बताए रास्ते पे चलते हुए सलोनी कुछ देर में एक आलीशान होटल के बाहर पहुंची। होटल के रिसेप्शन पे जाके थोड़ा झिझकते हुए उस आदमी का बताया पासकोड बोला। स्ट्रेंजर्स क्लब। टेबल के उस ओर खड़ी रिसेप्शनिस्ट मुस्कुरा दी। सलोनी को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी डिटेक्टिव स्टोरी का हिस्सा बन गई हो। पासवर्ड सुन के रिसेप्शनिस्ट ने सलोनी को एक चाबी दी। रूम नंबर 435 मैम, कह के वो एक बार फिर मुस्कुरा दी। चाबी लेके सलोनी लिफ्ट की ओर बढ़ गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अंदर से एक हल्का डर भी था। क्यों बुलाया उसको यहां इस तरह? कोई ट्रैप भी हो सकता है ये? कई सवाल उठ रहे थे उसके जहन में, पर उन सवालों को दरकिनार कर वो रूम नंबर 435 की तरफ जा रही उस लिफ्ट में अकेली खड़ी थी। लिफ्ट 4थी फ्लोर पे पहुंच चुकी थी। सलोनी उतरी और डरती हुई 435 नंबर कमरे की ओर बढ़ गई। उसने दरवाजे पर चाबी लगाई। जैसे ही दरवाजा अनलॉक हुआ, उसने अंदर जो देखा वो देख के हैरान रह गई। सलोनी कमरे में दाखिल हुई। कमरे की चारों दीवारें तस्वीरों से पटी थीं। मयंक और उसकी कई तस्वीरें, जैसे उन तस्वीरों के जरिए उन दोनों के बीच का एक एक लम्हा निकाल के उसको मुंह चढ़ाने लगा हो। शादी से पहले नैनीताल की झील में नाव पे खिंचाई वो तस्वीर, जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देख रहे थे और दोनों के चेहरे पे पेड़ से छनती हुई सूरज की किरणें पड़ रही थीं। आगरा के ताजमहल के बाहर खिंचाई तस्वीर, जिसमें दोनों ताजमहल से ऊंचे होकर उसके गुंबद को अपने अपने हाथों से छू रहे थे। एक तस्वीर जिसमें सलोनी तकिए से मयंक को मारने का नाटक कर रही थी और मयंक बचने का। सलोनी अपलक उन तस्वीरों को देखे जा रही थी। हल्की हल्की रोशनी में नहाए इस कमरे में अकेली खड़ी सलोनी ये सोच रही थी कि ये तो बस कुछ लम्हे हैं जो तस्वीरों में कैद हो पाए हैं। ऐसे खुशी भरे न जाने कितने लम्हे जुटाए हैं उसने और मयंक ने एक दूसरे के साथ। कैसे भूल सकती है वो? सलोनी सोच ही रही थी कि दरवाजे पे किसी ने घंटी बजाई।
वो दरवाजे पे पहुंची। दरवाजा खोला तो बाहर मयंक खड़ा था, उसके ठीक सामने। मयंक को दरवाजे पे देख के सलोनी एक पल के लिए ठिठक गई। थैंक यू सो मच मयंक। मयंक के चेहरे पे एक सवालिया निशान था। थैंक यू फॉर व्हाट? सलोनी मयंक का हाथ थाम के उसको कमरे के अंदर ले आई। ये सब तुमने किया ना मयंक? उसने मयंक की आंखों में झांक के देखा। मयंक ने चारों ओर देखा। अपनी और सलोनी की इतनी सारी तस्वीरें इस अजनबी जगह पे देख के वो भी हैरान था। नहीं, उसने हैरानी से कहा। मजाक मत करो मयंक, फिर तुमको किसने कहा यहां आने को? कोई है जो खुद को स्ट्रेंजर कहता है। मयंक शक की निगाहों से पूरे कमरे का मुआयना कर रहा था। सलोनी हैरान थी। लेकिन ऐसे फोन तो मुझको भी आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, किसी स्ट्रेंजर के। मयंक ने कमरे में चारों ओर निगाहें दौड़ाई, फिर सलोनी की ओर देखते हुए कहा, लेकिन तुमने मुझको कुछ बताया क्यों नहीं? सलोनी नजर फेर के बोली, क्यों, तुमने बताया था? कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर दोनों के इन खामोश सवालों को बीच में रोकती हुई दरवाजे की घंटी बजी। मयंक दरवाजे पे गया। दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक वेटर हाथों में एक पैकेट लेके खड़ा था। सर, ये आपके लिए भेजा है। किसने? सर, कोई स्ट्रेंजर है। इससे पहले कि मयंक कोई सवाल करता, लॉबी से 30-32 साल का एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। मयंक को देख के वो मुस्कुराता हुआ बोला, तो फाइनली आ ही गए आप? मयंक के लिए अजनबी था वो 30 साल का हैंडसम सा दिखने वाला लड़का। आप? मैं स्ट्रेंजर हूं, कह के वो मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अब तक सलोनी भी दरवाजे पे आ चुकी थी। उस अजनबी को देख के सलोनी पहले कुछ देर उसको पहचानने की कोशिश करती रही। कहीं तो देखा था इसको। फिर जैसे कुछ याद आया, आप सौरभ हो ना, रिया के वुड बी हस्बैंड? नहीं, मैं स्ट्रेंजर हूं, कह के वो आदमी मुस्कुरा दिया। ओ, तो ये सब रिया का क्या धरा है? अब तक आपको इसीलिए छुपा के रखा था उसने। कहां है वो? अभी बताती हूं उसको। वो बस आ ही रही है, ये लो, आ गई। तीनों ने पीछे देखा। रिया अपने हाथों में एक बड़ा सा पैकेट लेके उन्हीं की तरफ आ रही थी। होटल के कमरे में पहुंचते ही सलोनी ने प्यार से रिया के कान पकड़े और बोली, क्या है सब रिया? ये सारा प्लान तुम्हारा था? रिया ने अपने हाथों में रखे पैकेट को खोलते हुए कहा, अभी कोई सवाल जवाब नहीं, सबसे पहले हम केक काटेंगे। उस बड़े से सफेद रंग के केक के ऊपर लिखा था, हैप्पी एनिवर्सरी मयंक एंड सलोनी। बस इतनी सी थी ये कहानी।